स्टूडेंट्स, सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है और मैं ऋषिराज यादव। जूलॉजी में हम 20 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज 21वां लेक्चर है और 21वें लेक्चर में आज मैं बात करूंगा, पहले तो पीछे क्या पढ़ा था उसको एक बार कोरिलेट कर दूं। तो लास्ट क्लास में आपने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन कौन सी जगह पर होगा, क्यों होगा, उसके पीछे मैंने लॉजिक बताया था। पहला लॉजिक बताया था कि इसी भाग में आकर बाइल जूस, इसी भाग में आकर इंटेस्टाइनल जूस, इसी भाग में आकर पैनक्रिएटिक जूस सम्मिलित होता है। सभी जूस आकर यहां पर सम्मिलित हो रहे हैं जिसका डाइजेशन में अहम रोल होगा। तो एक एक करके हम समझते हैं कि इनके घटक क्या क्या है, कंपोजिशन क्या क्या है। हमारे पास एक साइड में ये है पैनक्रियास, तो इसको देख लेते हैं। ये शेप है ड्यूडेनम की, ड्यूडेनम जिसे बोल रहे ग्रहणी, और इस पे इलोंगेटेड या दीर्घित संरचना यहां पर इस तरीके से आपको दिखाई देगी। इसे हम बोल रहे हैं पैनक्रियाज या अग्नाशय। इस अग्नाशय में दो अलग अलग रोल है। एक रोल इसका पार्ट जो है वो हार्मोन्स रिलीज करेगा और एक रोल है जो पैनक्रिएटिक जूस या अग्नाशयी रस को स्रावित करवाएगा। तो पहले इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा दिखाई देगा, तब जाकर हम आगे इसके कंपोजिशन की बात करेंगे। देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, अनुप्रस्थ काट ऑफ पैनक्रियाज, अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट ऐसा दिखाई देगा। साइड में आपको लॉब्स दिखाई देंगे। इस तरीके से ये इन पार्ट को बोलते हैं एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज या लोबुलर पार्ट। अग्नाशय की जो पाली वाला भाग है वो जो 99% पार्ट है, और बीच में जो भाग है यहां पर इसे बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की
द्वीपिकाएं। जो 1% पार्ट और जो 1% पार्ट है इसे हम एंडोक्राइन पार्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की जो डक्ट है वो नहीं है और ये एंडोक्राइन पार्ट ही हार्मोन्स को रिलीज करता है, जबकि 99% पार्ट ये एक्सोक्राइन पार्ट है। यहाँ पर डक्ट या नलिकाएं उपस्थित हैं और ये जो एक्सोक्राइन पार्ट जो है ये पैनक्रिएटिक जूस को स्रावित करेगा, अग्नाशी रस को स्रावित। क्लियर है? तो पैनक्रियाज कहाँ स्थित है? ड्यूडेनम की दोनों भुजाओं के बीच में। क्या रोल है इसका? हार्मोन को भी रिलीज करता है, पैनक्रिएटिक जूस को भी रिलीज करवा रहा है। 99% पार्ट कैसा है? एक्सोक्राइन, जो पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करवाएगा जहां पर डक्ट पाई जाती है। 1% पार्ट आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, जो एंडोक्राइन पार्ट है, हार्मोन को रिलीज करवाएगा। इस तरीके से ये 99% और वो 1% ये जो पार्ट है ये 100% पार्ट जो पैनक्रियाज का बना रहे हैं। दोनों पार्ट होने की वजह से इसी को मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि हमारी आहार नाल से संबंधित ग्रंथि है। अब यहां पर डक्ट है इस तरीके से, तो इन डक्ट को बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक अग्नाशी नलिका। और जो पैनक्रिएटिक डक्ट है, अग्नाशी नलिका है, उस अग्नाशी नलिका के दो भाग हैं अलग अलग। एक को बोलते हैं मेन डक्ट, मुख्य नलिका, या फंक्शनल। एक का नाम है मुख्य नलिका या कार्यात्मक, और दूसरी का नाम है एक्सेसरी डक्ट या एक्सेसरी डक्ट या नॉन फंक्शनल। मीन्स सहायक या अकार्यात्मक। दो डक्ट हो गई। ये जो दो डक्ट हैं, इन डक्ट का अलग अलग नाम दे रखा। यदि मेन डक्ट की बात करूं तो उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ विर्संग, और सहायक नलिका की बात करूं तो उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ध्यान रहे, दोनों डक्ट का नाम बता रहा हूं मैं, डक्ट ऑफ विर्संग और डक्ट ऑफ। अब मैं ये मान के चल लेता हूं एक थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, हमारे पास दो डक्ट है, एक ये होगी, एक ये होगी। एक तो डायरेक्टली ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर, जो डायरेक्टली है, डायरेक्टली ओपन हो रही है, इसी को बोलते हैं एक्सेसरी। और ये वाली जो है ये हिपेटिक के साथ मिलती है, और हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट मिलाकर यहां एक अवरोधिनी होती है जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या ओडाई की अवरोधिनी, उसके थ्रू मिलती है। तो ये वाली जो है इसको बोलते हैं मेन डक्ट। इसका मतलब दो तरीके की डक्ट, एक मेन डक्ट और फंक्शनल, जो
दूसरी हिपेटिक डक्ट से मिलकर हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाएगी और फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू यहां खुलेगी। दूसरी क्या है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, जो नॉन फंक्शनल एक्सेसरी है। ये नॉन फंक्शनल एक्सेसरी है, ये डायरेक्टली ड्यूडेनम भाग में जाकर खुलती है। क्लियर है मेरी बात? तो अभी तक जो मैंने बातें की वो सबसे पहले मैंने इस पैनक्रियाज की लोकेशन बताया, फिर पैनक्रियाज कैसा कैसा पार्ट है, एक्सोक्राइन कौन सा पार्ट है, एंडोक्राइन कौन सा पार्ट है, एक्सोक्राइन का रोल क्या है, एंडोक्राइन का रोल क्या है, और इसके अंदर दो प्रकार के जो डक्ट हैं, एक्सेसरी डक्ट कौन सी है, मेन डक्ट कौन सी है, उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि इसके एंडोक्राइन से क्या रिलीज होगा और इसका एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो क्या रिलीज करेगा। देखो बेटा, इसका एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो, और फिर हम बात करेंगे एंडोक्राइन पार्ट की। एंडोक्राइन पार्ट है वो, जैसा कि आपको पता है इस एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं, बहिस्रावी। और कौन सा पार्ट है ये, एसिनाई या लोब वाला पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं, अंतरस्रावी। और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है। ये एसिनाई वाला पार्ट है, ये क्या रिलीज करेगा, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अग्नासी रस। तो इस अग्नासी रस के घटक होंगे, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वाटर कंटेंट, और जो इसके अलावा एंजाइमेटिक फॉर्म्स में होते हैं। तो एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रिप्सिनोजन, सेकंड काइमोट्रिप्सिनोजन। बेटा याद रखिए, एआई पीएमटी में पूछा जा चुका है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, एमाइलेज है, न्यूक्लिएज है। अलग अलग पार्ट को, प्रोटीन का डाइजेशन ये करवा देगा, लिपिड का डाइजेशन करवाने के लिए लाइपेज। ये तीनों पार्ट जो है, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए है। न्यूक्लिएज है ये न्यूक्लिक एसिड के लिए है। लाइपेज है ये फैट और लिपिड के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपसे पूछा जाए
कि पैनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से कंपोजिशन हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा, एंजाइमेटिक फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज और लाइपेज, ये 6 कंपोजिशन है। इसके अलावा एक कंपोजिशन जो पैनक्रिएटिक जूस का नहीं है, लेकिन ये जो इनएक्टिव एंजाइम है उनको एक्टिवेट करने का काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ हमारे पास ट्रिप्सिनोजन है और यदि ये इसे ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज जो है ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इसका मतलब जो आंतरीय श्लेष्मा है वो भाग एंटेरोकाइनेज रिलीज करेगा और ये एंटेरोकाइनेज इसको एक्टिवेट करेगा। ये ट्रिप्सिनोजन है, ये भी निष्क्रिय है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये भी निष्क्रिय है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये भी निष्क्रिय है। तो ट्रिप्सिनोजन पहले ट्रिप्सिन में बदले, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में बदले, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदले, तब जाकर ये प्रोटीन का डाइजेशन करवा पाएंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन एंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा या आंतरीय श्लेष्मा रिलीज करेगी वो इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। तो बेटा यहां से आपको अग्नाशय की संरचना और अग्नाशय का वो पार्ट, एक्सोक्राइन वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब बात कर रहे हैं हार्मोन वाला पार्ट, इसका मतलब पैनक्रिएटिक जूस वाला पार्ट क्लियर। अब बात करें हार्मोन वाला पार्ट। हार्मोन वाले पार्ट में क्या क्या, तो हार्मोन वाले पार्ट में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसके पास अलग अलग सेल है, अल्फा सेल है, बीटा सेल है, गामा या डेल्टा सेल है या पीपी सेल है। क्लियर। ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अलग अलग सेल है। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करेगी, बीटा सेल इंसुलिन का, गामा या डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का और पीपी सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड इसका स्रावण कराती। अब बेटा आपको दोनों चीजें पता लग गई हैं कि पैनक्रिएटिक जूस क्या है। पैनक्रिएटिक जूस ये, और इसकी बात की जाए पैनक्रिएटिक जूस की तो इसका पीएच जो है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मीन्स क्षारीय। और ये जो हार्मोन है ये हार्मोन अंतःस्रावी भाग से होंगे रिलीज, अल्फा बीटा गामा डेल्टा या पीपी सेल्स है, तो हार्मोन का वाला पार्ट अलग है। और पैनक्रिएटिक जूस जिसकी पीएच क्षारीय है ये कहां से रिलीज होगा, इस एक्सोक्राइन पार्ट से रिलीज होगा। क्लियर है यहां तक सभी को। तो ये वाला पोर्शन जो मैंने बात की अभी तक आपसे, ये पैनक्रियाज से रिलेटेड। तो पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर संरचना कैसी है, पैनक्रियाज की लोकेशन या स्थिति कहां पर है, कहां पर लोकेटेड है, ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच। पैनक्रियाज के दो भाग हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का रोल क्या है, एंडोक्राइन का रोल क्या है। एंडोक्राइन का रोल है डिफरेंट हार्मोन को रिलीज करना, वो ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। और यहाँ पर एक्सोक्राइन पार्ट है उसमें डिफरेंट एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे तो इससे पहले एक्टिवेट कराना पड़ेगा। एमाइलेज है, न्यूक्लियस है, लाइपेज है। ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाएगा एमाइलेज, ये न्यूक्लिक एसिड का करवाएगा और ये फैट और लिपिड का। तो इस तरीके से हमने एक सहायक ग्रंथि की बात और कर ली। पहले सहायक ग्रंथि की बात की थी सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां। दूसरी एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी है,
पैनक्रियाज। और अब तीसरी की बात करेंगे जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, जिसे यकृत, लीवर या जिगर कहा जाता है, जिसका वजन 1.2 से लेकर 1.5 केजी तक हो सकता है। देखिए बेटा, नेक्स्ट बात कर लें लीवर, यकृत, इसी को बोलते हैं जिगर। कुछ पॉइंट देखिए इससे रिलेटेड। यदि आपसे कहा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, तो लीवर ही है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यदि यहां पर लार्जेस्ट एंडोक्राइन वर्ड दे दिया जाए तो ये आंसर नहीं होगा, तब थायराइड आंसर जाएगा। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब यहां पर डक्ट्स होंगी। इसका वजन 1.2 से लेकर 1.5 केजी, और इसको कवर करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, जिसे कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। इसकी कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो है हिपेटिक लोब्यूल। हिपेटिक लोब्यूल। बेटा 3-4 चीजें जो मैंने बताई ध्यान से समझे। आपसे कहा जाए लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। कैसी है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि यहाँ डक्ट प्रेजेंट है। वजन कितना है, 1.2 से लेकर 1.5 केजी। इसकी कवरिंग प्रेजेंट है, संयोजी ऊतक का आवरण जो प्रेजेंट है उसे बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल या ग्लीसन संपुट। और संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है इसकी, हिपेटिक लोब्यूल। कई बार लोग एक्सेस अल्कोहल का कंजम्पशन कर लेते हैं, शराब वगैरह पी लेते हैं, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा ये लीवर प्रभावित होता है। और ग्लीसोनियन सिरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लीसोनियन सिरोसिस। ये जो ग्लीसोनियन सिरोसिस हो जाता है, इसका मतलब उसका लीवर धीरे धीरे क्या हो गया है, डैमेज हो गया। तो अत्यधिक शराब का सेवन करना इस लीवर और जिगर के लिए अत्यधिक घातक होता है।
अब हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट की, कि वो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कैसी दिखाई देगी उसके बारे में बात करने से पहले हमें आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। आउटर स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है एक बार वो देख लेते हैं। आप भी सभी लोग इस डायग्राम को बनाते रहें, तब आपको एक आइडिया मिलेगा। जो लेबलिंग की जाएगी, लेबलिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं राइट, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, लेफ्ट। तो राइट जो पार्ट है वो लेफ्ट के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा। और इसको कवर करने के लिए एक एक सिंगल यूनिट को भी और कंप्लीट यूनिट को कवर करने के लिए यहाँ पर क्या है, ग्लिसरियल कैप्सूल। राइट साइड से डक्ट अराइज हो रही है, इसे बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। और लेफ्ट साइड से अराइज हो रही है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट दोनों हिपैटिक डक्ट हैं, ये दोनों आपस में जहां मिलेंगे इसे बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये लेटरल साइड में आपको पार्श्व सतह पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। ये दाईं वाली भाग है और ये वाला भाग कौन सा है, बाएं वाला भाग। और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट इस गॉल ब्लैडर की डक्ट से कनेक्टेड होगी, इस गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट या पित्ताशय वाहिनी। जब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट इसके अंदर मिल जाती है तब जाकर बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट, या इसी का दूसरा नाम है डक्टस कोलेडोकस। और अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है इसका टर्मिनल रीजन इस तरीके से फूला हुआ होता है, और दूसरी साइड से भी एक डक्ट है, उसमें आकर ये ओपन होगी। दूसरी साइड आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कौन सी डक्ट है। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, पैनक्रियाज, अग्नाशय। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया अग्नाशय से दो डक्ट निकलेंगी, एक मेन डक्ट और एक एक्सेसरी। तो ये मेन डक्ट है, तो मैं इसे कह सकता हूं पैनक्रिएटिक डक्ट। कौन सी वाली, मेन, जिसे नाम दिया डक्ट ऑफ विल्सन, जो इसमें मिलेगी बाइल डक्ट में। और ये एक
डक्ट जो फॉर्मेशन करेगी इसे बोलते हैं हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोल रहे हैं? हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। अब ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट यहां पर ड्यूडेनम है मान लो, तो ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट यहां पर आकर ओपन होगा। ये वाला भाग कौन सा हो गया? ड्यूडेनम का। और जो ये फूला हुआ भाग है, ये यहां पर जो ओपन हो रहा है इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। या ओडी की अवरोधिनी, ओडी की अवरोधिनी। ये सबसे भारी भाग ग्लिसन्स कैप्सूल, ये राइट भाग, ये लेफ्ट भाग, दोनों आपस में मिलेंगे। राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों आपस में मिले कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट किस में मिल रहा है? गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट में। क्या बनाएगा? कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलेडोकस। अब कोलेडोकस ये फाइनली इस फूले हुए भाग में ओपन होता है, इसको बोलते हैं बॉयडन अवरोधिनी, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन या बॉयडन अवरोधिनी। ये पैनक्रियाज की मेन डक्ट में मिलेगा। क्या बनाएगा? हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट कहां पर ओपन होगी? इस ग्रहणी या ड्यूडेनम भाग में। किसके थ्रू? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के। आप ध्यान से समझिए एक बार दोबारा इस डायग्राम को। हमारे पास लीवर, लीवर के अंदर दो लोब यहां पर दिखाई दे रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट का पार्ट बड़ा है, लेफ्ट का। अब ये राइट वाला पार्ट जो है, ये डक्ट अराइज करेगा, उसे बोलेंगे राइट हिपेटिक डक्ट। लेफ्ट वाला जो अराइज करेगा, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। दोनों जहां पर मिले उसे नाम क्या दे दिया? कॉमन हिपेटिक डक्ट। और कॉमन हिपेटिक डक्ट जब इस सिस्टिक डक्ट में मिलेगी तो क्या बना रही है? कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलेडोकस। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के थ्रू पैनक्रिएटिक डक्ट मेन में खुलेगी और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट फाइनली कहां पर ओपन होगी? ड्यूडेनम में, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे दिखाई देगा, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, उस कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम अभी दिया था हमने हिपेटिक लोब्यूल। और उस हिपेटिक लोब्यूल की बात करेंगे। एक सिंगल हिपेटिक लोब्यूल कैसा दिखाई देता है? एक लीवर के अंदर इस तरीके के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक जो है, ऐसी असंख्य यूनिट्स पाई जाती। देखो कैसी दिखाई देगी। हमारे पास में इस तरीके से ये एक हिपेटिक लोब्यूल है। तो हिपेटिक लोब्यूल को कवर करने के लिए भी क्या है? ग्लिसन्स कैप्सूल। और यहां पर इस तरीके से ट्राइलोबुलर स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके से एक एक चीज समझे ध्यान से। क्या है ये ट्राइलोबुलर जो स्ट्रक्चर है, इसको नाम देते हैं बेटा हिपेटिक मीन्स
लीवर ट्राइड, इसका मतलब इसके अंदर 3 चीजें हैं, ट्राई 3। एक ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, जो यकृत धमनी है उसकी एक ब्रांच, ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, यकृत निवाहिका शिरा की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक डक्ट। याद रहे क्या है, जो कॉर्नर में आपको हिपेटिक ट्राइड दिखाई दे रहा है, उस हिपेटिक ट्राइड में 3 चीजें हैं। इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है तो उसकी ब्रांच हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक पोर्टल वेन। हिपेटिक पोर्टल वेन क्या है? हिपेटिक पोर्टल वेन आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। यकृत निवाहिका तंत्र क्या है? जब भी ब्लड हमारे हार्ट में वापस जाता है, हार्ट में जाने से पहले इस लीवर से फिल्टर होकर जा रहा है, एक बीच में जंक्शन पॉइंट बना रहा है, ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, यकृत निवाहिका शिरा की एक ब्रांच। और ब्रांच ऑफ हिपेटिक डक्ट, अभी मैंने बताया था राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, उसकी एक ब्रांच। तो किसकी? हिपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच, हिपेटिक पोर्टल वेन की एक ब्रांच और हिपेटिक डक्ट की एक ब्रांच मिलकर हिपेटिक ट्राइड बना रहे। यहां पर बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल वेन होगी, सेंट्रल वेन। ये क्या है? ब्रांच ऑफ हिपेटिक वेन, क्योंकि पूरे इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई तो इसने किया, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई जो होगा वो यहां से लेकर जाने के लिए कौन है? वेन या सिरा, तो सेंट्रल वेन। अब यहां से यदि सेल्स को देखा जाए तो हिपेटिक सेल इस तरीके से लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस फॉर्म में अरेंज है? इस तरीके से लीनियर फॉर्म में अरेंज। और जब ये लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगी तो इनके बीच बीच में क्या जनरेट हो जाएगा? स्पेस। ये एक सिंगल हिपेटिक सेल है और बहुत सारी हिपेटिक सेल ऐसे लीनियर फॉर्म में अरेंज हैं। तो लीनियर फॉर्म में जो अरेंज हैं, ये क्या बना रही हैं? ये बना रही है बेटा हिपेटिक कॉर्ड या हिपेटिक रज्जु। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये क्या है? हिपेटिक कॉर्ड या, और ये क्या है? हिपेटिक सेल या यकृत कोशिका। ये यकृत रज्जु है और इनके बीच में जो स्पेस बन गया इसको बोलते हैं साइनोसोइडल स्पेस। इसकी वाल के ऊपर विशेष प्रकार की भक्षकाण्विक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे ब्लड में भी भक्षकाण्विक कोशिकाएं पाई जाती हैं, वैसे यहाँ पर लीवर के अंदर भी भक्षकाण्विक कोशिकाएं पाई जाती हैं। भक्षकाण्विक कोशिकाओं को बोलते हैं फैगोसिटिक सेल और इसका नाम है कूफर सेल। और चारों तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसका आवरण, जिसे बोल रहे हैं हम कैप्सूल। अब देखिए बेटा, दोबारा ध्यान से समझे क्या है। एक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट की बात की जाए, एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई की बात की जाए, तो उस कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम है, लीवर के केस में, हिपेटिक लोब्यूल। एक हिपेटिक लोब्यूल को देखा जाए तो हिपेटिक लोब्यूल में इस तरीके से
दिखाई देंगे। कॉर्नर पर यहाँ पर ट्राइड स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे नाम दे रहे हैं हिपेटिक ट्राइड। हिपेटिक ट्राइड में 3 चीजें, ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन एंड ब्रांच ऑफ हिपेटिक डक्ट, ये तीनों चीजें। इसके बीच बीच में जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है उस स्पेस को बोल रहे हैं साइनोसोइडल स्पेस। इस साइनोसोइडल स्पेस के ये जो वाल है या दीवार है, इस पर क्या है, विशेष प्रकार की बक्ष्काण्विक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं कूफर सेल। ये जो सेल्स जो हैं 1 2 3 इस तरीके से जो सेल्स हैं उन्हें बोल रहे हैं हिपेटिक सेल, यकृत कोशिका। हिपेटिक सेल एक लीनियर फॉर्म या रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं, उस रेखीय क्रम को बोल रहे हैं हिपेटिक कॉर्ड। 2 हिपेटिक कॉर्ड के बीच में क्या बन गया, स्पेस। इस स्पेस का नाम क्या दिए, साइनोसोइडल स्पेस। ये सभी के बीच में जो सेंट्रल वेन प्रेजेंट है वो क्या है, एक हिपेटिक वेन की क्या है, एक ब्रांच। तो यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कौन करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर, और यहां से बाहर डीऑक्सीजनेटेड कौन लाएगा, ये। और ये हिपेटिक जो डक्ट है ये क्या काम करेगी, बाइल को बाहर भेजने का। इसका मतलब जो पीत रस है उसको बाहर भेजने का काम करेगी। हिपेटिक पोर्टल वेन क्या है, ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड आएगा उससे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाने का काम कौन करेगी, हिपेटिक पोर्टल वेन, जिसे हम बोल रहे हैं यकृत निवाहिका शिरा। क्योंकि आपको पता होगा कि यूरिया का फॉर्मेशन, ह्यूमन बीइंग यूरियोटेलिक है, और यूरिया का फॉर्मेशन या यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। किस तरीके से होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया है, इसका निर्माण कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 1, अमोनिया 1 और अमोनिया। तो इस नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को इस फॉर्म में यूरिया क्या करती है, लीवर क्या करता है, यूरिया का सिंथेसिस करता है। लेकिन इस यूरिया को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कौन करेगी, बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करने का काम कौन है, लेकिन इसका फॉर्मेशन किसने किया, क्लियर है यहां तक सभी को। तो इससे जो जूस सीक्रेट हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, बाइल जूस। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो अभी हमने बनाई थी ये किसकी थी, हिपेटिक लोब्यूल की। और अब हम बात कर रहे हैं बाइल जूस, या इसी को क्या बोलते हैं, पीतरस। इसके अंदर भी कंपोजिशन की फॉर्म में देखा जाए तो क्या है, मैक्सिमम वाटर है, मैक्सिमम क्या है यहां पर भी वाटर। नेक्स्ट फॉर्म, नो एंजाइम एट ऑल, नो एंजाइम, किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम नहीं है इसलिए इसको स्यूडो डाइजेस्टिव जूस, स्यूडो डाइजेस्टिव जूस। आभासी पाचक रस के नाम से जानते हैं। क्लियर मेरी बात, क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, सॉरी, बाइल साल्ट
जिसे हम बोलते हैं पीत लवण, जिसमें सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोलेट या सोडियम पोटेशियम के टोरोकोलेट ये मौजूद होते हैं। इसी के अलावा इसके पास बाइल पिगमेंट भी, बाइल पिगमेंट जिसे हम पीत वर्णक के नाम से जानते हैं, जो बिलरुबिन और बिलवर्डिन के रूप में उपस्थित होते हैं। बाइल साल्ट पूछा जाए तो ये होगा, बाइल पिगमेंट पूछा जाए तो ये होगा। इसके अलावा क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो बाइल जूस के कंपोजिशन में या बाइल जूस के घटक में क्या क्या है, बाइल साल्ट है, सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोलेट, सोडियम पोटेशियम के टोरोकोलेट। बाइल पिगमेंट की फॉर्म में क्या है, बिलरुबिन एंड बिलवर्डिन, एंड फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल। ये सब चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है, लेकिन इसका मेन रोल डाइजेशन में क्या है, ये बाइल जूस जो है ये बनाया तो किसने है, लीवर ने, और ये बाइल जूस जो है वो स्टोर कहां पर होगा, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में। इसका मेन रोल क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स इसी को बोलते हैं वसा का पायसीकरण। बड़े बड़े वसा के जो कण जो हैं उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ना और लाइपेज की एक्टिविटी को इनहेंस करना, क्योंकि उस लिपिड के ऊपर उस फैट को कौन डाइजेस्ट करवाएगा, लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना, ये इसका काम। तो बेटा आज मैंने जो बातें की उसको समराइज करूं, उसको संक्षिप्त रूप में बताऊं, तो सबसे पहले मैंने बात की कि हमारा डाइजेशन मैक्सिमम ड्यूडेनम में हुआ। तो ड्यूडेनम में क्यों हुआ, पैनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस वहां पर आकर मिल रहे हैं इसलिए। फिर मैंने बात की पैनक्रियाज की कि पैनक्रियाज के दो पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट का रोल हार्मोन में है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज हार्मोन की फॉर्म में। दूसरी साइड मैंने बात की एक्सोक्राइन पार्ट की। एक्सोक्राइन पार्ट 99% पार्ट है जो पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करवाएगा। काइमोट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, एमाइलेज है, न्यूक्लिएज है और लाइपेज है। ये सभी कंपोजिशन किसके हैं, पैनक्रिएटिक जूस के। इन सब का अलग अलग रोल है प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, न्यूक्लिक एसिड में और लिपिड में, डाइजेशन में। फिर उसके बाद मैंने बात की हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर की। तो लीवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया मैंने कि किस तरीके से राइट और लेफ्ट मिलकर डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट में मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, और कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करके क्या बना रही है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के थ्रू मिलकर फाइनली हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट का निर्माण करती है, और हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू ग्रहणी में खुलती है। फिर मैंने बात की कि उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हिपेटिक लोब्यूल। तो हिपेटिक लोब्यूल में क्या क्या है, हिपेटिक ट्रायड है, फैगोसिटिक सेल या कूफर सेल है, साइनोसोइडल स्पेस है, हिपेटिक सेल्स का लीनियर अरेंजमेंट हिपेटिक कॉर्ड की फॉर्म में है। ये सब चीजें मैंने बताई। फिर मैंने बताया कि बाइल जूस का कंपोजिशन क्या क्या, बाइल जूस का कंपोजिशन क्या है।
मैंने बताया कि बाइल जूस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए इसको स्यूडो डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। लेकिन डाइजेशन में बहुत अहम भूमिका है। क्यों अहम भूमिका है? क्योंकि इससे रिलेटेड जो डाइजेशन होगा लिपिड का, उसके इमल्सिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल है इसका। साथ साथ में इमल्सिफिकेशन के साथ में लाइपेज की एक्टिविटी को भी क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। कौन कौन से कंपोजिशन है इसमें? मैक्सिमम वाटर है, बाइल साल्ट की फॉर्म में सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोलेट, सोडियम पोटेशियम के टोरोकोलेट हैं, बाइल पिगमेंट की फॉर्म में बिलरुबिन बिलवर्डिन है, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल वगैरह। ये सभी इस बाइल जूस का पीएच भी देखा जाए तो ये भी क्या है? एल्कलाइन है, मीन्स क्षारीय पीएच का। तो बेटा आज जो मैंने डिस्कस किया पैनक्रियाज और लीवर के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम लीवर के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे फंक्शन है, यूरिया का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, ग्लाइकोज का ग्लूकोज में कन्वर्जन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, बहुत सारे फंक्शंस हैं, 17 to 18 फंक्शंस। इन सब की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।